बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जिसके फॉलोइंग कंटेंट्स थे: बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, और लास्ट पे था डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। इनमें से हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस कर लिया था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर लिया था। बाकी के जो स्टेप्स हैं उनको हम आज देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए थे वो थे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। आज हम नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन। पहले हम डिडक्शन को देखते हैं कि डिडक्शन क्या होता है। जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल में लाकर समझने के बाद एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस बना देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उस हाइपोथेसिस को लॉजिक प्रोवाइड करना होता है और इसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। फॉर डेफिनेशन की बात की जाए डिडक्शन की, तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज डिडक्शन। अब लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इसका मतलब है कि आप जो स्टेटमेंट डेवलप कर रहे हैं, आप जो ओपिनियन बना रहे हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेट करता है, जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है, क्या उसके साथ कोई लॉजिक है या नहीं। ये लॉजिक देने के अमल को हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। हमने जो ऑब्जर्वेशन की हैं, जिनको ऑर्गेनाइज किया है डेटा की सूरत में, जिनसे एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट की है, उसमें हम इफ़ एंड देन का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की डिडक्शन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमने पीछे पढ़ा था प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इससे हम इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करके डिडक्शन भी बना सकते हैं। वो किस तरह से? इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट। कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो तमाम मलेरिया से अफेक्टेड पेशेंट के ब्लड में इसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। It is the basic step in biological method for solving biological problem. एक्सपेरिमेंटेशन में जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, जो डिडक्शन हमने ड्रा की है, उसे एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से जो डेटा इकट्ठा होता है, उसके कंक्लूजन से एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो थ्योरी बन जाती है। और अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको गलत साबित कर दिया जाता है, तो वो सही कंसीडर नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस लाजमी नहीं है कि हाइपोथेसिस हमेशा सही हो, ये गलत भी हो सकता है। और इसको जज कौन करता है? एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये प्रूव होता है कि हाइपोथेसिस सही हैं या नहीं। और अगर हाइपोथेसिस सही होंगे तो वो थ्योरी बन जाएगी, नहीं तो वो सही साबित नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो तब तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता जब तक उसमें बायोलॉजिकल मेथड वाला तरीका इस्तेमाल ना किया जाए। उसमें एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाए जाते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उससे टेबल्स और चार्ट्स बनाए जाते हैं, उसकी एवरेज निकाली जाती है, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है, और अप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट्स को निकाला जाता है, ड्राइव किया जाता है। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। नतीजे के तौर पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उससे मुतल्लिका डाटा से रिजल्ट या कंक्लूजन ड्राइव हो जाता है। जब एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकल आता है तो नतीजे के तौर पर या तो एक हाइपोथेसिस को सही प्रूव किया जाता है या हाइपोथेसिस को गलत प्रूव किया जाता है। अगर हाइपोथेसिस ट्रू होंगे तो वो थ्योरी बन जाएगी, और अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे, तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है, मज़ीद नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स में क्या होता है? इसमें डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वर्कशॉप्स, ये डिफरेंट टूल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हासिल करने वाले रिजल्ट्स को साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए। एक साइंटिस्ट एक काम ये भी कर सकता है कि अपनी रिसर्च को साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराए,
वो ये भी कर सकता है कि किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाए, और ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूटिलाइज किया जा सके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाकर और ओरिएंटेशन देकर साइंटिफिक कम्युनिटी को उन रिजल्ट से आगाह किया जा सकता है। इसको हम रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड कंटेंट की तरफ, जो कि है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी कब बनती है? जब एक हाइपोथेसिस बन जाता है, डिडक्शन ड्रा कर ली जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है, रिजल्ट्स की बुनियाद पर हाइपोथेसिस थ्योरी की शक्ल इख्तियार करता है। कब करता है? अगर वो सही प्रूव हो जाता है, एक्सपेरिमेंट से उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, तो उससे थ्योरी बन जाती है। थ्योरी की एग्जांपल डेफिनेशन देखें तो इफ अ हाइपोथेसिस स्टैंड्स टेस्ट फॉर टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, इट बिकम थ्योरी। कि अगर एक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से गुजरकर सही साबित होते हैं, उसे बार बार टेस्ट किया जाता है और रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो थ्योरी बन जाती है। एक हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट हो जाता है, वो वेल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस कहलाता है, थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उससे फर्दर मजीद हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। ऐसा वेल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, इसके ऊपर साइंटिस्ट का एतमाद बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाने की वजह से उसकी बेस पर साइंटिस्ट न्यू हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं। थ्योरी क्या है? एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो होते हैं उसे थ्योरी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो दो एग्जांपल्स हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये दो एग्जांपल्स हैं थ्योरी की। एक को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जबकि दूसरी को थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाए तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कहना है कि जो ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट हैं, एक्चुअल में वो टाइम की चेंजिंग के बाद मौजूदा हालत में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो पैदा हुए तो जिस हालत में आज हैं इसी कंडीशन में थे, बल्कि वक्त के साथ साथ उनमें ऐसी चेंजिंग्स आई हैं जिन्होंने उसे इस काबिल बनाया है कि वो माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सके और अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाए। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मानने वालों का कहना है कि जो ऑर्गेनिज्म आज मौजूद हैं वो इसी हालत में कुछ साल पहले पैदा हुए थे, आज भी इसी हालत में मौजूद हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं थ्योरी की। नेक्स्ट है लॉ। लॉ की डेफिनेशन देखें तो जब एक हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है, तमाम साइंटिस्ट उसे चैलेंज के तौर पर कंसीडर करते हैं, और चैलेंज के तौर पर कंसीडर करने का नतीजा ये होता है तहकीकात में तेज़ी आ जाती है, न्यू टॉपिक्स पर रिसर्च होती है, न्यू हाइपोथेसिस डेवलप किए जाते हैं ताकि उससे बेहतर थ्योरी का लाया जा सके, उसके अंदर मॉडिफिकेशन डेवलप की जाए। ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में कि जब तमाम साइंटिस्ट की इस कोशिश में होते हैं कि इस थ्योरी की जगह न्यू थ्योरी बनाई जाए, इसको रिजेक्ट करके इससे बेहतर शक्ल में ढाला जाए, तो ऐसी थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट से सही साबित होती रही है, लॉन्ग टाइम तक रिजेक्ट ना की जा सके और एक्सपेरिमेंट उसकी वेरीफाई उसको करते रहें, वो लॉ बन जाती है। डेफिनेशन देखें तो इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी स्पॉटेड बाय ग्रेट डील्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम लॉ। अगर एक थ्योरी ऐसी डाउटफुल अप्रोच में सर्वाइव कर जाए और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स भी इसको अपने रिजल्ट्स के थ्रू सपोर्ट करते रहें, तो वो एक लॉ की सूरत में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हार्डी वेंगबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ। लास्ट पे इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइंटिफिक लॉ जो है एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। बायोलॉजिकल मेथड के दौरान जब एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, स्टैट्स को अप्लाई किया जाता है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? डेटा की वजह से। पहले हम डेटा की डेफिनेशन देखते हैं। Information such as names, dates and values obtained through observations and experimentation in biological method is known as data. वो इन्फॉर्मेशन जैसा कि डेट्स, नेम्स और वैल्यूज़ हैं जिन्हें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हासिल किया जाता है, इसे नेम देते हैं डेटा का। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और डेटा को एनालाइज करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। वो क्या है हम देखते हैं। पहले है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो मेथड्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं, फॉर्मेट्स क्या हैं, वो देखते हैं।
टेबल्स, ग्राफिक्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड ग्राफ्स। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हम हेल्प से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो टेबल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, उनकी कोई ग्राफिक्स पिक्चर भी हो सकती हैं, उनके फ्लो चार्ट भी हो सकते हैं, उनको मैप्स की सूरत में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और ग्राफ्स की सूरत में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसे डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डाटा को एनालाइज करने से पहले लाजिम है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाए। वो किसी भी फॉर्मेट में हो, रिजल्ट्स के तौर पर उसे समझने में आसानी पैदा होती है और कंक्लूजन ड्रा करना आसान होता है। अब हम देखते हैं डाटा एनालिसिस को। डाटा एनालिसिस के लिए डाटा एनालिसिस की बात की जाए तो डाटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, रेशो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है, रेशो क्या है और प्रोपोर्शंस किसे कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कि जिसमें हम एवरेज निकालते हैं, जिसमें डाटा को मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। और इसकी दो एग्जांपल्स हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो की बात की जाए, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। If the relationship between two numbers is expressed in terms of quotient, it is called the ratio of one number to another number। कि अगर दो नंबर के दरमियान रिलेशन को क्वोशंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे रेशो कहते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? इट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। कि टू इक्वल रेशियोज को इक्वालिटी के साइन से ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।